गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है मगध साम्राज्य। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप बात करोगे भारतीय इतिहास का, तो भारतीय इतिहास में जनरली प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन काल में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्राचीन काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्राचीन काल में आप पढ़ोगे मगध साम्राज्य, जो एक महाजनपद का काल है। तो मगध साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। मगध साम्राज्य से आप देखोगे प्राचीन काल के दृष्टि से तो यूपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीएससी हो गया और या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन हुआ, प्राचीन काल में मगध काल से जनरली एक दो सवाल आते ही आते हैं। ये आपको रेगुलर सवाल आता ही रहेगा। और जो बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी के लिए तो और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य जो था एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में कैसे बना, कितने सारे राजा, कितने सारे वंश आए, किन्होंने क्या क्या योगदान दिया, मगध साम्राज्य आखिर इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य कैसे बना। तो हम लोग दोस्तों आज पढ़ते, सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, देखते हैं। तो आप देखो कि 6 सेंचुरी बीसी, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना है। तो मगध काल में आप देखोगे, महाजनपद के काल में आप देखो कि मगध साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है। मगध साम्राज्य अगर आज का तुलना करोगे तो बिहार का क्षेत्र हो लगभग, तो आप देखो कि मगध साम्राज्य आज का बिहार है। तो आप देख रहे हो कि मगध साम्राज्य कैसे विस्तृत साम्राज्य बना और इसके बाद में भी बताएंगे पृष्ठभूमि। पहले थोड़ा सा देखते हैं मगध जो महाजनपद का काल है। तो देखोगे दोस्तों यहाँ पर मगध है और मगध के साथ जनरली और भी 16 महाजनपद है, जिनमें आप देख सकते हो कुरु है, पांचाल है, सुरसेन है, आपका कौशल है, वज्जी है, मत्स्य है, अवंती है, अस्मक है, चेदी है, अंग है। तो आप मगध साम्राज्य पढ़ोगे तो दोस्तों पूछा जाता है इससे सवाल कि महाजनपद काल में टोटल कितने महाजनपद है। तो हम लोग 16 महाजनपद के पढ़ेंगे। तो जो स्पेशली अगर बिहार के एग्जाम दे रहे होंगे या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 16 महाजनपद से सवाल आता है कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। और साथ ही दोस्तों इन 16 जो महाजनपद है इनकी राजधानियां भी पूछी जाती है। जैसे मगध का राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र। तो आपको अंग का राजधानी कहाँ था, चंपा। तो मत्स्य विराटनगर। तो ऐसे दोस्तों आपको राज्य और राजधानियां पूछी जाती है, तो इनसे भी एक सवाल आता है। फिर 16 महाजनपद दोस्तों आप देख सकते हो। फिर आप देखोगे, देखो मगध साम्राज्य एक विस्तृत साम्राज्य बना था। आप देखो कि राजगीर जो गिरिब्रज है, मगध साम्राज्य का जो पहला राजधानी था वो क्या था, राजगीर, जिसको गिरिब्रज बोलते हैं। एक तरह से वहां का पहला राजधानी था। बाद में पाटलिपुत्र क्यों आया, किसके द्वारा लाया गया, ये आगे हम लोग कहानी देखेंगे। फिर दोस्तों आप देखोगे कि हाँ मगध साम्राज्य देखो कि मौर्य काल के समय, अशोक के काल में लगभग इसका विस्तार अफगानिस्तान, कांधार तक इसका विस्तार था। जो अखंड भारत का जो दोस्तों जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है मौर्य काल का ही समय, कि अशोक के समय में कितना विस्तार था हमारा भारत, यहाँ तक कि श्रीलंका तक भी इनका पहुंच था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। फिर आप देखो कि मगध साम्राज्य में चाणक्य नीति, जिसको बोला जाता है कि जो राजनीति गुरु, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला बुक आप देखोगे चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, तीसरा नाम विष्णुगुप्त है। चाणक्य का जो मौर्य साम्राज्य को विस्तृत करने में, आगे बढ़ाने में कहाँ कितना योगदान रहा, तो जनरली चाणक्य से भी सवाल दोस्तों आता है। फिर आप महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ, अशोक ने इसका निर्माण कब करवाया, समुद्रगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण कब करवाया, तो इससे दोस्तों सवाल आते हैं। फिर आप पढ़ोगे नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में बना, गुप्त काल में बना, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया, किस ईस्वी में बनवाया, तो इससे भी दोस्तों इनका सवाल आते रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में आप देखो कि आर्यभट्ट जो थे यहाँ पर गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के शिक्षक भी रहे थे। तो आगे दोस्तों देखोगे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, पंचमार्क, सबसे पहले जो सिक्का बना था। आज जो हम लोग देखते हैं कि सिक्का तो अभी जैसे क्वाइन का बात करेंगे, आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया,
लेकिन दोस्तों इसके पहले जो सबसे पहले सिक्का आया था आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, जो महाजनपद के काल में आया था। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाया गया था। फिर आप देखोगे दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देखोगे इनका जो जन्म पटना में कुसुमपुर में हुआ था, पाटलिपुत्र में। फिर जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों देखोगे मगध साम्राज्य से बहुत सारा सवाल बनेगा। मगध साम्राज्य से इतना सारा सवाल बनेगा दोस्तों कि आप सोच लो कि चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, तो इतने सारे पर्सनालिटी, इतना ज्यादा योगदान मगध साम्राज्य का रहा। तो प्राचीन इतिहास के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सवाल है दोस्तों कि जब मगध साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, तो आखिर मगध साम्राज्य में अब तक कितने राजवंश शासन किए। जैसे भारत का बात करते हैं तो भारत में किसने शासन किया, तो प्राचीन काल में जैसे बोलते हैं कि मौर्य एम्पायर के समय भारत एक विस्तृत साम्राज्य था। मध्यकाल आते आते राजपूतों का काल था। राजपूतों के बाद आप देखोगे धीरे 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 दिल्ली सल्तनत का काल था। फिर आप देखोगे मुगल एम्पायर था। फिर बाद में देखोगे कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का काल था। तो भारत में भी अलग अलग समय में अलग अलग राजवंश, अलग अलग राजा, अलग अलग विदेशी लोग या फिर देशी लोग राज किए। तो उसी प्रकार अगर हम सिर्फ मगध का बात करें तो मगध में अब तक कितने राजवंश हुए। क्या मगध में सिर्फ मौर्य था, मौर्य के पहले कोई राजा था कि नहीं, मौर्य के बाद कोई राजा था कि नहीं। तो दोस्तों अब तक देखेंगे, इसको एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि मगध में अब तक कितने राजवंश आए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7। जनरली आप देखो कि अब तक मगध में 7 राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको एक हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ये क्रमानुसार है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कि हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद देखोगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद देखोगे नंद वंश, नंद वंश के बाद देखोगे मौर्य वंश, मौर्य के बाद देखोगे शुंग वंश, क से कनु वंश और सा से सातवाहन। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए क्रम से, क्रमानुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मगध साम्राज्य में कितने राजवंश आए, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो आप एक आसान सा ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद कर सकते हैं। ट्रिक का नाम है हसीन मासुक सा। तो हसीन मासुक सा में एक एक वर्ड पे एक राजवंश है। जैसे ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कनु और सा से सातवाहन। तो दोस्तों ये 7 राजवंश जो है मगध साम्राज्य में आए और हर साम्राज्य का एक अपना योगदान रहा। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। ऐसे तो दोस्तों देखा जाए कि मगध साम्राज्य में जो लिटरेचर हमारे पास है, जो एविडेंसेस, जो साहित्य है, उसमें हमको देखा गया कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश का शासन रहा। लेकिन आप इतिहास में जाओगे तो महाभारत के काल में आप देखोगे कि महाभारत के काल में बताया गया कि मगध साम्राज्य में बृहद्रथ का आप देखो कि ऐसे देखोगे, अगर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करो तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले बृहद्रथ मगध साम्राज्य का संस्थापक था और उसके बेटा जरासंध। जरासंध को आप लोग जानते होंगे, जैसे महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कि भीम और जरासंध के बीच जो युद्ध हुआ था, जो कुश्ती लड़ाई हुआ था, तो उसमें भीम ने जरासंध को हराया था, जिसमें कृष्ण ने बताया थे कि आप एक सीख के माध्यम से कैसे आप उसको तोड़ो और एक को इधर फेंको, एक को इधर फेंको। तो आप देखोगे कि जरासंध को हराने वाले कौन थे, भीम जरासंध को हराए थे। तो इनका पृष्ठभूमि में देखो बृहद्रथ सबसे पहले मगध साम्राज्य का स्थापना किए। लेकिन अगर आप बात करोगे साहित्य के माध्यम से, या जैन साहित्य के बात करो या बौद्ध साहित्य के बात करो, अंगुत्तर निकाय का बात करो, तो साहित्य के माध्यम से आप देखोगे कि टोटल 16 महाजनपद हुए थे और 16 महाजनपद में जो मगध सबसे महत्वपूर्ण हुआ था। तो जो साम्राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ और मगध का उत्कर्ष हुआ, 16 महाजनपद में मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों उभरा, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान होगा। आप देख ही सकते हो चित्र के माध्यम से। तो आज हम लोग जो बताएंगे कि चलो भाई सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हर्यक वंश। तो हर्यक वंश में आप देखोगे दोस्तों कि मगध साम्राज्य का साहित्य के एविडेंस के आधार पर आप देखोगे कि मगध का संस्थापक माना गया है हर्यक वंश के, और इसका जो राजा था उसका नाम था बिंबिसार।
दोस्तों आप देखोगे कि बिंबिसार एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ब्रिलियंट राजा था। मैट्रिमोनियल मतलब विवाह संबंध के माध्यम से मगध का विस्तार करने का प्रयत्न किया था। आप पढ़ोगे आगे दोस्तों कि जैसे आप देखो कि यहां पे आप, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो आप दोस्तों देखोगे कि अगर यहां पे मगध साम्राज्य है तो मगध साम्राज्य ने आप देखो कि यहां पर कौशल में वैवाहिक संबंध बनाया। कौशल के राजा प्रेसेंजीत की कौशल के राजा जो थे उनकी जो बहन थी महाकोशला देवी, उससे शादी किए थे। इधर आप देखोगे वज्जी में देखोगे वज्जी के जो राजा थे चेतक, उसकी बेटी चेलना से शादी किए थे। फिर पंजाब देश में मद्र राजा की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उससे शादी किए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बिंबिसार वैवाहिक संबंध के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे थे। जबकि इनके बाद के काल में देखोगे अजातशत्रु, तो अजातशत्रु साम्राज्य विस्तार युद्ध के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न किया। जबकि जैसे अकबर की बात करो, अकबर वैवाहिक संबंध के माध्यम से भारत का विस्तार कर रहे थे, राजपूतों के साथ उनका अच्छा संबंध रहा था। उसी प्रकार बिंबिसार भी शादी के माध्यम से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न किए थे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी में जनरली एक बार दोस्तों सवाल आया था कि राजाओं का क्रम बताइए या फिर वंशों का क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन कौन मगध साम्राज्य में वंश आए। तो आपको तो पता है सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो दोस्तों आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। लेकिन आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। आज का हमारा टॉपिक होगा हर्यक वंश। तो जनरली बीपीएससी में अगर दोस्तों सवाल आएगा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, रियल जो एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ, तो वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों बिंबिसार है, जो हर्यक वंश का था। और कब इसका मगध साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो 544 ईस्वी पूर्व। फिर इससे सवाल दोस्तों आएगा कि बिंबिसार ने अपना राजधानी कहां बनाया, तो ग्रीब्रज। बिंबिसार ने अपना राजधानी मगध को कहां बनाया, ग्रीब्रज, जो आज के दोस्तों राजगीर में है। कहां है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आगे आप दोस्तों देखोगे कि इन्होंने, आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। अंग आपको बताएं, बाकी 3 देशों के साथ तो वैवाहिक संबंध बना है, मतलब 3 महाजनपदों के साथ, जिसमें हम बताएं कि 3 महाजनपद में कौन था, कौशल, उसके राजा प्रसेनजीत, उसकी बहन महाकोशला देवी, उसके साथ वैवाहिक संबंध। वज्जी के राजा कौन, चेतक, उसकी बेटी चेलना के साथ वैवाहिक संबंध। मध्य देश पंजाब के क्षेत्र में उसकी राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध बनाए। लेकिन अंग जो कि मगध का पड़ोसी था, उसके राजा ब्रह्मदत्त को इन्होंने हराया और अंग को भी मगध साम्राज्य में मिला दिया। दोस्तों आप जब अखंड भारत की बात करोगे ना, तो 16 महाजनपद कहीं ना कहीं लास्ट में पूरा का पूरा मगध में मिल जाएगा। अभी मगध एक छोटा राज है, तो मगध के अलावा दोस्तों आप देखोगे कि मगध के अलावा मगध एक राज्य, मगध के अलावा 15 और महाजनपद है। लेकिन बाद के कालों में देखो कि सारा का सारा महाजनपद को मगध अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध बहुत ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है, विस्तृत साम्राज्य बनकर उभरता है और अशोक के काल में अखंड भारत का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य है दोस्तों, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग दोस्तों जो हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। इससे सवाल पूछेगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन, तो बिंबिसार, किस वंश का, हर्यक वंश का। या फिर मगध साम्राज्य का संस्थापक किस वंश के द्वारा, तो हर्यक वंश के द्वारा हुआ। कब हुआ, 544 ईस्वी पूर्व में हुआ। फिर बिंबिसार ने मगध का राजधानी कहां बनाया, तो ग्रीब्रज, आज के राजगीर मतलब नालंदा।
फिर बताया कि उन्होंने किसके किसके साथ वैवाहिक संबंध अपनाए, तो मैं बता चुका वैवाहिक संबंध किसके किसके साथ, तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से शादी, वैशाली के राजा चेतक की पुत्री चेलना से शादी, फिर पंजाब के मध्य प्रदेश की जो राजकुमारी क्षेमा से शादी, फिर बताएं कि अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया। इस तरह मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन बाद के काल में देखोगे बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु है, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी है, महत्वाकांक्षी है। वो आगे क्या करेगी, सारे साम्राज्य को जीतेगा। फिर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि जो बिंबिसार है किस धर्म के अनुयायी थे, तो देखो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, सवाल पूछा जाता है। फिर पूछा कि जो जीवक राजवैद्य था किसके दरबार में था, तो जीवक एक प्रकार का राजवैद्य था, जो चिकित्सक बोल लो, एक तरह से डॉक्टर बोल लो। तो एक बार महात्मा बुद्ध को भी सेवा के लिए भेजा था, साथ ही साथ अवंती के राजा प्रद्योत के लिए सेवा के लिए भेजा था। तो इससे सवाल पूछा जाता कि जीवक जो है एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, उन्होंने किस किस को सेवा दिया, तो महात्मा बुद्ध को भी सेवा दिया और अवंती के राजा प्रद्योत को भी सेवा दिया। इससे दोस्तों एक सवाल पूछा जाता जीवक किसके दरबार में था, तो दोस्तों आपको बताना होगा बिंबिसार के दरबार में था। फिर बाकी पॉइंट तो दोस्तों आप लोग को पता ही है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर स्क्रीन को रोक के आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बिंबिसार के बाद कौन था, तो बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजात शत्रु। क्वेश्चन पूछा जाता है अजात शत्रु पितृहंता किसे कहा गया है या किस वंश को कहा गया है, तो हर्यक वंश को कहा गया, क्योंकि हर्यक आप देखोगे कि जो अजात शत्रु अपने पिता को मार के ही गद्दी पे बैठता है। इसका दूसरा नाम कुनिक था। आप देखोगे कि 493 ईस्वी में आप देखोगे कि क्या हुआ, इस साम्राज्य पे आया और इसको आगे बढ़ाया, अपना साम्राज्यवादी विस्तार किया। अजात शत्रु आप देखोगे शुरू में किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को, बाद में बौद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसके पिता बिंबिसार क्या थे, बौद्ध धर्म थे, और ये क्या था, जैन धर्म था। तो दोनों अल्टीमेटली क्या होता है कि कहीं ना कहीं पिता से क्या था, मतभेद था, तो इसीलिए पिता का हत्या करते। बाद में देखो कि अजात शत्रु का बेटा उदाहीन, वो भी क्या करता है, अजात शत्रु का हत्या करेगा। तो पिता का हत्या और फिर पिता का हत्या, इसीलिए इस साम्राज्य का नाम पड़ गया था पितृहंता। अब आगे देखोगे दोस्तों कि शुरू में क्या था, जैन धर्म। देवदत्त इसको क्या किया था, पोलराइज करके रखा था। देवदत्त और सुनोगे, देवदत्त और जो महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के चचेरा भाई थे, और देवदत्त हमेशा महात्मा बुद्ध से क्या था, ईर्ष्या करता था, हमेशा जलता था। लेकिन महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो जो अजात शत्रु महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता था, तो देवदत्त हमेशा मना करता था। देवदत्त बोलता था कि महात्मा बुद्ध कोई खास ज्ञानी नहीं है, बस एक ढोंगी है, आप उसके पास मत जाइए। तो दोनों के बीच में मतभेद था, इसका चचेरा भाई था। लेकिन बाद के काल में जब महात्मा बुद्ध के पास अजात शत्रु पहुंचता है और वह बोलता है कि महाराज, मैंने सारे साम्राज्य को तो जीतना चाह रहा हूं, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है, वज्जी है, वो एक संघ है, वो छोटे छोटे राज्यों से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों मिलके एक गणराज्य बनाया था। जैसे आप सुनोगे लिच्छवी गणराज्य, तो लिच्छवी गणराज्य को कैसे हराया जाए। अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध से सवाल किया कि महाराज ही बताइए, मैं उसको हराना चाहता हूं, तो मैं कैसे हराऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला सबसे पहले फूट डालना होगा, फूट डालोगे और शासन करोगे तभी तुम जीत पाओगे लिच्छवी को। और वास्तव में अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चला, और इसका एक मंत्री था वर्षकार, जो यहां पर गया और लिच्छवी गणराज्य में फूट डाल दिया, और इस प्रकार अजात शत्रु ने लिच्छवी को जीत लिया। और जीतने के बाद ही बाद में लगा कि महात्मा बुद्ध सही बताया, तो बाद में अजात शत्रु बौद्ध धर्म अपना लेता है दोस्तों। तो इसमें सवाल पूछता है एग्जाम में कि शुरू में अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था और बाद में कौन से धर्म अपना लिया, तो बाद में महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। फिर आगे आप दोस्तों देखोगे, इसके बाद उदायन आता है।
इसके बाद दोस्तों देखोगे उदायन आता है। तो उदायन किसका बेटा है? अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने भी अपने पिता का हत्या करने के बाद गद्दी पे बैठता है। तो आप देखो कि बिंबिसार को हत्या अजातशत्रु और अजातशत्रु का हत्या उदायन। तो कहीं ना कहीं एक पितृहंता अपने पिता को मारा जा रहा, इसीलिए पितृहंता साम्राज्य नाम पड़ा था, वंश पड़ा था। तो बाद में देखोगे दोस्तों कि उदायन आता है। उदायन कौन सा धर्म का है? जैन धर्म का। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी दोस्तों आप मतभेद देखोगे। मतभेद है क्यों? क्योंकि अंततः अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध के प्रभाव में आके। लेकिन उदायन क्या है? जैन धर्म है। तो बौद्ध और जैन के बीच में फिर से क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या होता है? पिता का हत्या होता है। फिर बाद में आप देखोगे पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी कौन था? तो मगध साम्राज्य का प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगीर था, जो किसने स्थापित किया था? बिंबिसार ने। फिर सवाल पूछता है कि मगध का पहला राजधानी पाटलिपुत्र किस वंश में आया? तो हर्यक वंश में आया। किस राजा के द्वारा लाया गया? तो उदायन के द्वारा लाया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जनरली बीपीएससी में आप देखो कि एक सवाल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पाटलिपुत्र राजधानी सबसे पहले किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र सबसे पहले जो राजधानी बनाया गया था उदायन के द्वारा बनाया गया था। फिर यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसमें पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा दोस्तों नागदशक है। अब इस नागदशक का हत्या कर देता कौन? शिशुनाग। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। तो दोस्तों शिशुनाग वंश और बाकी वंश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देते हैं कि आप लोग देख लो एक झलक में जल्दी में, ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, तो महाजनपद काल, तो बोलेगा महाजनपद काल किस समय का है? तो 6ठी शताब्दी का है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? तो मगध था। तो आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन है? मगध है। मगध ने बाकी 15 महाजनपद को जीत लिया। इससे सवाल पूछता कि बाकी 16 महाजनपद का नाम क्या था, सबकी राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो इससे दोस्तों एक सवाल पूछता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पृष्ठभूमि के तौर पर है कि ऐसे जनरली मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था, लेकिन हम लोग जो वास्तविक रूप में देखेंगे तो वास्तविक हर्यक वंश का था। फिर दोस्तों इस सारे के सारे राज और राजधानी आपको याद करना। टोटल 16 महाजनपद और सबकी राजधानियां। फिर दोस्तों आप देखोगे इधर कितना महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा। फिर आप देखोगे इससे अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट पता है। फिर दोस्तों आप देखोगे चाणक्य। चाणक्य किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। फिर इसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। कौटिल्य भी नाम था। इसने कि कौन सा पुस्तक लिखा? तो अर्थशास्त्र लिखा। तो बहुत सारे इससे भी सवाल दोस्तों आए। महाबोधि मंदिर किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। इसको पुनर्निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। कब बनवाया गया? तो इससे भी दोस्तों महाबोधि। अभी आप देखोगे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में महाबोधि मंदिर को डाला गया है। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया। फिर आप देखो कि आर्यभट्ट यहाँ पे शिक्षक भी रहे थे। फिर यक्षयक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल में जो बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत एकाश्म पत्थर, मतलब मोनोलिथिक एक ही पत्थर का बनाया गया था नक्काशी। फिर सबसे पहले सिक्का। सिक्का सबसे पहले किस काल में आया? महाजनपद के काल में आया। सिक्का का नाम क्या था? पंचमार्क। पंचमार्क बोलते थे, आहत सिक्का। इससे सवाल आएगा दोस्तों। फिर आर्यभट्ट, वही जो बताया, जीरो का खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट किया। पाटलिपुत्र में जन्मे, कुसुमपुर में जन्मे। तो मगध साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण थे। किसके काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। नालंदा में शिक्षक भी रहे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिर मैं बता ही दिया कि ट्रिक के माध्यम से हसीन माशूक शाह, मतलब अब तक 7 राजवंश आए, सब क्रम से आए हुए हैं। सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ हर्यक वंश पढ़े हैं। नेक्स्ट बाकी वंश दोस्तों हम लोग कल पढ़ने वाले हैं।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।